नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और बजट की तैयारी से जुड़ी हमारी खास पेशकश बजट और बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास पेशकश में हम अलग अलग एनालिस्ट से बात करते हैं और उनसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर एक्सपेक्टेशंस के बारे में समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन उम्मीदों के दम पर कौन से शेयरों में ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है और आपको कैसे बजट की तैयारी शुरू करनी चाहिए। बजट और बाजार में हमारा फोकस इसी बात पर रहता है और आज जिस सेक्टर पर हमारा फोकस रहने वाला है वो है डिफेंस सेक्टर। हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग के हिसाब से डिफेंस का यानी कि रक्षा का हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व है और सरकार भी इस बात को लेकर काफ़ी एक्टिव है और पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर में कई बड़े बदलाव किए भी गए हैं। चलिए तो इस सेक्टर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं ग्लोब कैपिटल के एवीपी एंड हेड ऑफ रिसर्च गौरव शर्मा जी। गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप जी। तो नमस्कार सर, सभी व्यूअर्स। हाँ प्लीज़ सर। तो सर, आज हम डिफेंस सेक्टर पर फोकस करने वाले हैं। डिफेंस बजट पर हमारा खास तौर पे फोकस रहने वाला है। तो इस डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले सर यही बता दीजिए कि आखिर डिफेंस बजट होता कितना है। ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें उसमें कितनी बड़ी भूमिका इसकी रहती है और इस बार कितना बड़ा रह सकता है डिफेंस का बजट हमारे लिए। बिल्कुल संदीप जी, शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि ये जानना और समझना कि जब हम बात करते हैं रक्षा बजट की तो भारत का रक्षा बजट है कितना। ज्यादातर अभी हमारे व्यूअर्स को मुझे अंदाजा है शायद इसका मालूमात नहीं होगी। लगभग 6 लाख करोड़ से ऊपर का भारत का रक्षा बजट सालाना रहता है। पिछले करंट ऑनगोइंग फिस्कल 24-25 की बात करें तो 6.2 लाख करोड़ का भारत का रक्षा बजट था। अगर इसको बेहतर तरीके से हमें जानना और समझना है तो एक और फिगर अगर मैं सामने लेकर आऊं कि 2019-20 में भारत का रक्षा बजट कितना था, वो था लगभग 4.25 लाख करोड़ का। तो 4.25 लाख करोड़ से रक्षा बजट बढ़ता हुआ आज जो करंटली चल रहा है वो 6.25 लाख करोड़ का हमारा रक्षा बजट फिलहाल में है। और इससे हमें एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी स्पेंडिंग्स किस तरीके से की हैं और किस तरीके से मौजूदा हालात के लिए जिन तैयारी की जरूरत है उस पर किस तरीके से फोकस है। तो अब सर, इस बार की बात करें तो ये जो आप कह रहे हैं कि 6.25 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने इसी साल के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देखा था। अब क्या एक्सपेक्टेशन है सर, इस बार ये जो आवंटन है कितना बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, कितना बड़ा हो जाएगा ये बजट, क्या इंडस्ट्री मान के चल रही है? संदीप जी, हम उम्मीद कर रहे हैं जिस तरीके से ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं पिछले 2-3 साल से लगातार बरकरार हैं, बढ़ रही हैं। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो भी उथल पुथल में कोई कमी नहीं देखी। इसी बीते 2024 में ही कई सारी डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें चाइना फ्रंट से एग्रेशन की बात करें अरुणाचल की तरफ, या मालदीव्स इशू की बात करें, या फिर हम अभी बहुत रिसेंट बात करें तो बांग्लादेश इशू की बात करें। तो चाहे हर तरफ के बॉर्डर्स हों, द ईस्टर्न फ्रंट, द वेस्टर्न फ्रंट एंड साउथ में नेवल फ्रंट पे हमारा मालदीव्स हो, तो डिस्टरबेंस देखी गई। देयरफॉर एक एक इस चीज की नीड अराइज होती है कि ऐसी सिचुएशन में हाउ मच प्रिपेयर्ड वी आर। प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच एडवांस वी आर मतलब टेक्नोलॉजिकली कितने सुपीरियरिटी है अपने और देशों के प्रति। तो इन सब चीजों का महत्वपूर्ण वो योगदान होता है। 6 से 8% की लगभग मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार बढ़त देखने को मिलेगी हमारे रक्षा बजट में। 24-25 फिस्कल का 6.21 लाख करोड़ का बजट था। तो अगर उसके अंदर हम उम्मीद करें 6,60,000 से 6,80,000 करोड़ तक का रक्षा बजट इस बार हमारे वित्त मंत्री को पेश करना चाहिए। ओके, तो 6 से 8% का एक्स्ट्रा एलोकेशन या फिर बढ़कर एलोकेशन आ सकता है। 6,60,000 करोड़ या 6,80,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इस बार हो सकता है कि आवंटित किया जाए डिफेंस क्षेत्र के लिए। तो सर, इतना बड़ा बजट अगर आएगा, 6-7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होता है इस पूरे सेक्टर पर, तो इसका एलोकेशन कैसे होता है, कहां पर कितनी रकम खर्च की जाती है, जरा वो भी एक बार बता दीजिए। बिल्कुल संदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। नॉर्मल एक लेमैन यही समझेगा कि भाई ये पूरा का पूरा बजट शायद हथियार खरीदने में लग जाए या इस तरीके से हो। बट ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती। इसका एक मेजर पार्ट जाता है
towards the salary and pension of our soldiers. लगभग 70% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70% के करीब इसके अंदर सैलरी और पेंशन में यूटिलाइज होता है, एंड रिमेनिंग यूटिलाइज होता है टुवर्ड्स मेंटेनेंस, और जो नए हथियार के ऑर्डर्स दिए जाएंगे, नए R&D की जाएगी, डेवलपमेंट किया जाएगा उसमें। ओके, तो बड़ा हिस्सा तो आप देखें 70% के आसपास तो जो सैलरी है, जो लोगों की पेंशन होती है आम पर्सनल की, उसमें जाता है, और बाकी बची जो 30% रकम है वो R&D के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए और हथियारों की जो प्रोक्योरमेंट है, ख़रीद है, उसके ऊपर इस्तेमाल होता है। तो बड़ी रकम तो सैलरी और पेंशन में ही चली जाती है। तो सर ये जो 30% के आसपास की रकम आती है या फिर ये जो पूरी इंडस्ट्री है उसको लेकर अगर हम देखें तो बजट से उम्मीदें क्या हैं, क्या मांगे क्या हैं पूरी इंडस्ट्री की, क्या दिक्कतें चल रही हैं फिलहाल इस पूरी इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी डिफेंस सेक्टर की, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की चीज होती है, तो जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, हम्म। जो भी हथियार खरीदने के जो ऑर्डर दिए जाते हैं, चाहे डायरेक्टली आर्मामेंट्स परचेज हो, या मेंटेनेंस हो, या स्पेयर पार्ट्स, ऑटो एंसिलरीज की बात हो, जो कि यूज होते हैं इन बड़े बड़े वेसल्स मशीनरी में, वो बहुत ही ध्यान देकर किए जाते हैं। इसके अंदर एंट्री बैरियर्स भी कई सारे होते हैं। इट इज नॉट कि एनीवन कैन ओपन अ फैक्ट्री एंड जस्ट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो कि मिसाइल में या शिप में या किसी सबमरीन में यूज होंगे आगे चल के। तो इसके अंदर एंट्री बैरियर्स कई सारे हैं। देयरफॉर इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिकली भी काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, और अभी की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो इंडिया एक मेजर प्लेयर है वर्ल्ड में, दैट इज बाइंग, ह्यूजली बाइंग आर्मामेंट्स। 9% का डेटा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो आर्मामेंट का सेल एंड परचेज होता है, उसमें 9% हिस्सेदारी भारत की है, जो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और पूरे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो अभी 70 से 80% जो आर्मामेंट्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं वो इंपोर्ट करके किए जा रहे हैं, यानी कि भारत के अलावा दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, और रिमेनिंग 20 to 30% ही है जो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अब केवल 20% ही भारत में बनते हैं हथियार, सब चीज़ें, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं, 80% के आसपास का इंपोर्ट होता है। तो सर इस सेक्टर की उम्मीदें क्या हैं? ये तो बात होगी स्थिति की कि किस तरह से भारत में प्रोक्योरमेंट या फिर इंडिजीनियसली प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन इस सेक्टर चाहता क्या है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं, मांगे क्या हैं इस सेक्टर की, ताकि भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हैं वो बन सकें, या फिर हमारी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट ना रहना पड़े, भारत में ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके लिए इंडस्ट्री क्या चाहती है? इंडस्ट्री की जो मेन एक सबसे बड़ी मांग है, कि जो कि भारत सरकार इस समय काफी फोकस में भी है, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ऑलरेडी मोदी जी की सरकार में काफी अच्छा चल रहा है, अभी भी फोकस उस पर है। करंटली जो सिचुएशन है कि 70% इंपोर्ट किया जा रहा है, इस सिचुएशन को भारत सरकार 2027 और 2030 साल में ट्राई कर रहे हैं कि इसे पूरा इन्वर्स किया जाए, और 70 से 80% माल भारत में ही बने, जिसके अंदर प्रोत्साहन मिलेगा भारत की डोमेस्टिक कंपनीज को। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा, जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिलता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आती है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी इस पर्टिकुलर चीज में काफी अहमियत मिलती है। इवन कई सारी छोटी कंपनीज भी ऐसी हैं जो कि फिर अट्रैक्टिव बन जाता है ये एवेन्यू उनके लिए भी इस सेक्टर में पार्टिसिपेट करना। तो PLI स्कीम पे मेरा काफी फोकस है कि इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी जब हमने बात किया तो उसमें भी यही फोकस आ रहा है। उसके साथ साथ PPP मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं विद पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, और दोनों जॉइंट वेंचर के थ्रू मिलके अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसमें भी इंडस्ट्री की डिमांड है कि सरकार उसे और लिबरल करेगी, ग्रेजुअल करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज इसमें हिस्सेदारी कर सकें, अपनी पार्टनरशिप कर सकें, और पार्टिसिपेट कर सकें बढ़ते हुए रक्षा बजट में, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में भी अपना रोल प्ले किया जा सके। ओके, तो एक हो गया PLI स्कीम, इसमें सरकार रियायतें दे, और दूसरा जो PPP मॉडल के तहत काम होता है जिसमें निजी कंपनियों की जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, उसको बढ़ाने की और भी सरकार ज़्यादा फोकस करे।
कंपनियों के साथ करार करे ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। जाहिर सी बात है, जब डिफेंस की बात आती है, रक्षा की बात आती है, तो काफ़ी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, तो काफ़ी चीज़ें सीक्रेट होती हैं। तो उस लिहाज से ज़्यादा कंपनियों का जो एंट्री है इस सेक्टर में अलाउड नहीं है, तो निजी कंपनी का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम रहता है। उसको कैसे बढ़ाया जाए सरकार की ओर से, और अप्रूवल्स, लाइसेंसेस, इन चीज़ का अप्रूवल आए, ऐसा इंडस्ट्री मान के चल रही है। सर, कुछ और भी तो चुनौतियां होंगी, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा अगर एलोकेशन आता है तो जाहिर सी बात है कुछ चुनौतियां तो ज़रूर इन कंपनियों के सामने होती होंगी। उसको आप कैसे देख रहे हैं और उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है? देखिए, मुख्य तौर पे जो चुनौतियां इस पर्टिकुलर सेक्टर में आती हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है। हम्म। यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, अच्छे फैक्ट्री लगानी होती है। देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। अगर आपको भारत, क्योंकि सारी की सारी डीलिंग भारत सरकार के साथ हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अप्रूवल्स के थ्रू हो रही है, डीआरडीओ इन्वॉल्व है इसके अंदर। गवर्नमेंट कंपनीज ऑलरेडी बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही हैं। अगर मैं बात करूं डीआरडीओ की, एचएएल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैसगांव, कोचिन शिपयार्ड, देयर आर न्यूमरस कंपनीज जो कि कई कई सालों से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हैं और दिग्गज हैं। तो जो नई कंपनी, जो नए एंट्रेंट्स आते हैं, हाँ डेफिनेटली उनके लिए अपने चैलेंजेस हैं। बट अगेन, अगर हम इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो इट इज अ लुक्रेटिव इंडस्ट्री एज वेल, इट इज अ हाई मार्जिन इंडस्ट्री। और सेल्स और मार्जिन की चीज वह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोर्शन में प्ले करता है। सो मेजर दो ही चीजें, लाइसेंसिंग एंड कैपिटल इंटेंसिव। उसके साथ साथ जिस तरीके से अब इतना तेज आर एंड डी हो रहा है, अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करें, एवरी नाउ एंड देन हमें सुनने को मिलता है कि कोई नया तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट बन गया, या नया मिसाइल लॉन्च हो गया, नया रडार सिस्टम लॉन्च हो गया। तो बहुत ही ज्यादा आर एंड डी की भी आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। तो वो भी एक कॉस्ट चैलेंज बनते हैं। एक लेबोरियस काम के साथ साथ इंजीनियरिंग भी अपना एक अहम रोल प्ले करता है। तो देयरफॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी मच स्किल्ड लेबर इज ऑल्सो समवॉट ऑफ अ चैलेंज फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और जो कंपनीज इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं उनके लिए। ठीक है। तो विदेश से भी कंपनियां आती हैं, उनके साथ भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर काम होता है उसके ऊपर सरकार फोकस करे। उसके साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ये पैसे की, पूंजी की बहुत भारी मात्रा में ज़रूरत होती है, वो भी एक दिक्कत की बात है, एक बड़ी चुनौती है इस सेक्टर की, जहाँ तक बात है। लेकिन सर, एलोकेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि 6 से 8% और आवंटन बढ़कर आता हुआ नज़र आ सकता है। वैसे भी आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जो इस स्पेस में कंपनियां पहले से ही ऑपरेट करती हैं, जिनके पास पहले से लाइसेंसेस हैं या जिनको मिल चुके हैं, उनके लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलती हुई नजर आएगी। फ़ायदा कैसे होगा फिर? हम अगर अब दूसरे पड़ाव की ओर चलें, हमने उम्मीदें तो समझ ली, सेक्टर की जो मांगे हैं वो भी समझ ली, किन शेयरों को इससे फ़ायदा होता हुआ नजर आ सकता है? और बजट से पहले अगर हम तैयारी करें, अगर हमें डिफेंस सेक्टर पर फोकस करना है, तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बजट से पहले फोकस में रह सकती हैं, जिन पर हम रणनीति तैयार कर सकते हैं, या फिर बजट से पहले ही खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है जिनमें? संदीप जी, यहाँ पे काफी ज्यादा, अगर हम चुनौतियों से ज्यादा इस चीज का देखें कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज कोई भी बिजनेस मॉडल चुनौती से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को देख के आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर हम इंडिया एज अ डिफेंस की बात करें, तो नेवल के अंदर काफी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। करंट पोजीशन के अंदर इंडियन नेवी बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है, फ्रॉम लार्ज स्केल वेसल्स टू फ्रिगेट्स टू डिस्ट्रॉयर्स एंड टू सबमरीन्स। 18 सबमरीन्स की एक कॉन्वॉय बनाने की तैयारी है, जिसके अंदर अभी तो संख्या में बहुत कम है। तो ये अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। कई सारे नए फ्रिगेट्स और उनकी एग्जिस्टिंग फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स की मॉडर्नाइजेशन पे वर्क किया जा रहा है, वो भी अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं एयरफोर्स, वायुसेना की बात करूं, तो लगातार उसके अंदर मोस्ट एडवांस्ड जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इंडक्ट किया जा रहा है, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग जो रशिया से परचेज किए गए सुखोई एयरक्राफ्ट हो, उनका मॉडर्नाइजेशन हो, जिसका प्राइमरीली बेनिफिशियरी एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रहता है, क्योंकि ओके। उसी के पास उसका मेजर कॉन्ट्रैक्ट है टुवर्ड्स द मेंटेनेंस एंड द न्यू डेवलपमेंट ऑफ सुखोई। तो अगर इस पर्टिकुलर शेयर की बात करें, तो हमारा एक पसंदीदा शेयर हमेशा से ही रहा है एचएएल। करंट सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे इस समय ये ट्रेड भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, 3800 के करीब के लेवल्स पे है। तो दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। थोड़े स्कैटर्ड मैनर में इसको accumulate करने की मैं सलाह दूंगा। करंट लेवल्स पे शुरुआत करनी चाहिए। और
मैं एक लंबी अवधि के लिए इसको देख रहा हूँ क्योंकि उसकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। और आगे आने भी में मैं उम्मीद कर रहा हूँ जैसे जैसे बजट्स आएंगे इसको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले जाएंगे। मोनोपोलिस्टिक मॉडल ऑलरेडी है इसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ 4800 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं साल भर में इस शेयर के अंदर। ओके, ठीक है। एक तो ये एच हो गया सर, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ज़रूर खरीदारी की जा सकती है, और आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे बजट से पहले खरीदारी करनी चाहिए। तो क्या सर केवल बजट से पहले ही खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, या फिर बजट के बाद भी खरीदा जा सकता है? और एच के अलावा भी और भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर शेयर्स हैं जहाँ पे बजट के एलोकेशंस या फिर जो उम्मीदें हैं अगर पूरी हो जाती हैं, मांगे पूरी हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट आ सकता है? बिल्कुल संदीप जी, ये एच ए एल जो शेयर है उसको हम एक लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, बजट से पहले भी ले सकते हैं। और अगर गिरावट हमें कभी भी बजट के बाद मिलती है तो वो भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरह ही लेनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, एक मोनोपोलिस्टिक मॉडल है, तो इसको डिप्स में हम बाय करने की ही सलाह देंगे। ठीक है, और इसके कौन से साथ जैसे स्टॉक्स हैं सर? मैंने अभी, जी हाँ, बिल्कुल, एच जैसे के अलावा, मैंने अभी हाँ। बताया कि इंडियन नेवी किस तरीके से अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है। तो पिछले कुछ सालों में हमने बहुत क्लियरली देखा है कि कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैज़गांव डॉक को मिले हैं। मैज़गांव डॉक एक कंपनी है जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटिटी है। और मेजरली इसका जो बिजनेस रहता है दैट इज इनटू डेवलपमेंट ऑफ नेवल वेसल्स। अब चाहे वो फ्रिगेट्स हों, डिस्ट्रॉयर्स हों, सबमरीन्स हों, तो इन सब में ये कंपनी काफ़ी आगे है। काफ़ी इंडियन नेवी के लिए काफ़ी काम पहले कर चुकी है और अभी भी इसे ऑर्डर्स मिलते चले जा रहे हैं। अगर रिजल्ट फ्रंट की बात करें तो टॉप लाइन में इसमें 18% के ऊपर का कैगर देखने को मिला था FY 22-24 के बीच में। पैट के अंदर 47% की ग्रोथ इस पीरियड में देखने को मिली थी। तो इसी वजह से इस शेयर के अंदर एक काफी उछाल पिछले 2-3 सालों में देखने को मिला है। और कंसिडरिंग द ऑनगोइंग ऑर्डर बुक और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले जा रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी इसका ये ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहेगा। और ये एक अच्छा शेयर है जो कि हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बेनिफिशियल बेट है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो 2400 2450 के लेवल्स में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि बजट से पहले भी पॉसिबल हैं। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें साल 2 साल के हिसाब से भी, तो हम 2800 और उसके ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक हो 2000 गया। का अच्छा सपोर्ट शेयर में हाँ, बना हुआ है, हाँ, हाँ। तो ठीक है। वो एक स्टॉप लॉस के तरीके से काम करेगा। ठीक है सर, आपने एक एच बोला, एक आपने मजगांव डॉक बोला, तो ये तो सर हैवी वेट्स हो गए। कोई छोटे स्टॉक्स भी हैं या फिर कोई निजी कंपनियां भी हैं जो आपके रडार पर हैं? बिल्कुल संदीप जी, दो कंपनीज और हैं मेरे रडार पे। एक कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न। ओके। ज्यादा प्रचलित कंपनी नहीं है पर अपने काम में काफी अच्छे करते हैं। हम एक लंबे समय से इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। अगर मैं इस कंपनी के मेजर बिजनेस के बारे में बताऊं तो ये कोई कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाती, अपने आप में सब प्रोडक्ट्स बनाती है जिसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स, नेवी, तीनों फ्रंट्स पे इस्तेमाल होता है। लाइक रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एवियोनिक्स, सैटेलाइट्स, टेस्ट इक्विपमेंट्स। तो इन सब में ऐसे इस प्रोडक्ट्स देती है जो कि हमारी डिफेंस में, इंडियन आर्म फोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और डायरेक्टली इसे डिफेंस मिनिस्ट्री और डीआरडीओ से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। डीआरडीओ वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन पर्टिकुलर कंपनीज से अलग अलग छोटे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती है और जो अपने फर्दर जो मेजर लार्जर प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज करती है। यानी कि डेटा पैटर्न का बनाया हुआ finished goods become a raw material for companies like DRDO and HAL and among others। अच्छा। डायरेक्टली इसकी डील सरकारी कंपनी से रहती है। अब मैं इसके रिजल्ट फ्रंट की बात करूं तो इसने भी 16 से 18% की टॉप लाइन ग्रोथ पोस्ट की है अपने पिछले कुछ सालों में। और हम उम्मीद कर रहे हैं बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट फ्रंट पे भी जिस तरीके की इसकी ग्रोथ रही है वो आगे मेंटेन रहेगा। करंट ऑर्डर बुक इसकी 10.8 बिलियन रुपीज की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 जो बीता साल गया है उसके अंदर। और हम उम्मीद कर रहे हैं बाय FY 27 इट शुड राइज अप टू 18.2 बिलियन रुपीज। तो एक अच्छा खासा राइज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी ऑर्डर बुक के अंदर। देयरफॉर हम इस शेयर पे काफी ज्यादा बुलिश हैं। एंड मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू भी रखता हूँ इस पर्टिकुलर शेयर पे, बिकॉज जिस टाइप की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्योंकि डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं
और प्रोजेक्ट मिलने और प्रोजेक्ट की डिलीवरी में दोनों में समय अंतराल बहुत ज्यादा होता है। तो देयरफॉर ठीक है। जनरली डिफेंस कंपनीज में इसीलिए देखा गया है कि एक टाइम आता है कि जेस्टेशन पीरियड आ जाता है, फिर 6 महीने या साल भर के बाद उनकी डिलीवरी स्टार्ट होती है, तो फर्दर पेमेंट्स रिसीव होती हैं। देन देयर वी सी एन अपटेक इन देयर बैलेंस शीट्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है। करंटली 2138 के लेवल के अराउंड ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हम इसे हर डिप पे एक्यूमुलेट करने की सलाह देते हैं। लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट्स हम क्लोज टू 3000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 1 से 2 साल में। परफेक्ट। और दूसरा नाम सर, छोटी कंपनियों में या निजी कंपनियों में? एग्जैक्टली, एक और इसी इसी तर्ज पे ही एक और छोटी कंपनी है। छोटी इन द सेंस इनका मार्केट कैप कम है, बट काम कंपनीज काफी अच्छे हैं अपने बिजनेस में। दीज पर्टिकुलर प्लेयर्स आर डूइंग रियली वेल। कंपनी का नाम है डीसीएक्स सिस्टम्स। 4000 करोड़ के करीब का इसका मार्केट कैप है। ओके। और मेजरली ये कंपनी सिस्टम इंटीग्रेशन, केबल एंड वायर हार्नेसिंग के बिजनेस में रहती है, जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है। ये भी डायरेक्ट ओईएम मैन्युफैक्चरर्स है और डायरेक्टली डील करती हैं इंडियन मिनिस्ट्री से, और उसके साथ साथ जो इसराइल की जो सरकारी कंपनी है, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो भी को एक्सपोर्ट करती है अपनी एक्सपर्टीज डीसीएक्स सिस्टम। अगर मैं डीसीएक्स सिस्टम के ऑर्डर बुक की बात करूं तो 850 करोड़ के ऑर्डर इसे मिल चुके हैं फ्रॉम कंपनीज लाइक बीईएल, एचएएल, एलएनटी, इन सब से। साथ ही साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव है, और जिस तरीके से ये कंपनी पॉइज्ड है और जिस पोजीशन में पॉइज्ड है विद नॉट मच ऑफ कंपटीशन इन द प्रिवेलिंग सेक्टर, और आने आने वाले समय में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी ऑर्डर बुक इंक्रीज होकर 2000 करोड़ तक जाएगी। देयरफॉर इसके अंदर एक अच्छे प्राइस का उछाल बनता है यहाँ से, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू गिव अस डिसेंट रिटर्न, और इसे भी हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ही रेकमेंड कर रहे हैं। करंटली 360 के अराउंड के भाव पे ये शेयर चल रहा है। इसमें हम उम्मीद करते हैं 440 से 450 की रेंज हमें मिल जानी चाहिए इस साल के अंत तक। ओके, तो 4 नाम हो गए आपने बताया। एचएएल, इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा मझगांव डॉक है। निजी कंपनियों में देखें तो आपने एक डेटा पैटर्न्स का नाम लिया, और इसके अलावा डीसीएक्स सिस्टम्स, ये टारगेट प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं। एचएएल में लंबी अवधि का लक्ष्य 4700 रुपये का है, मझगांव डॉक में 2800 रुपये। डीसीएक्स सिस्टम छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें भी 420 440 तक के टारगेट आ सकते हैं। और डेटा पैटर्न्स जो कि अभी 2150 के आसपास है, ये 3000 तक ओवर द लॉन्गर टर्म, यानी कि 1 साल से ज़्यादा की अवधि में इतने टारगेट्स इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिन पर बजट से को लेकर, डिफेंस सेक्टर को लेकर जितनी भी उम्मीदें हैं अगर पूरी होती हैं, वैसे भी लॉन्गर टर्म के लिए फंडामेंटली भी देखा जाए तो ये 4 नाम ऐसे हैं जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और इन टारगेट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखकर चल सकते हैं। बहुत धन्यवाद गौरव सर, आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चूँकि स्टॉक्स की बात भी हुई है, तो इससे पहले आप हमसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। ये जो भी शेयर हमने अभी डिस्कस किए हैं, हमारे क्लाइंट्स की इन शेयर्स में पोजीशन हो सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज पूरा डिफेंस सेक्टर का ब्यौरा हमें बताने के लिए, क्या उम्मीदें हैं, अगर उम्मीदें पूरी हो जाती है तो किन सेक्टर्स को, माफ़ कीजिए, शेयरों को फ़ायदा होगा, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच संदीप जी, माय प्लेजर। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। चलिए, तो ये तो बात हुई डिफेंस सेक्टर की कि बजट से पहले किस तरह की उम्मीदें हैं, इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी हो जाती हैं तो किन शेयरों पर फोकस हो सकता है, किन को ज़्यादा फायदा हो सकता है, आपको कैसे बजट की तैयारी करनी है अगर आपका डिफेंस सेक्टर पे फोकस है, ये हमने आपको इस खास वीडियो के जरिए आज बताने की कोशिश करी है। अलग अलग वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे, अलग अलग सेक्टर्स को कवर करेंगे, और इन सेक्टर्स की क्या उम्मीदें, इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं हमारी जो खास पेशकश है बजट और बाजार, उसके जरिए। और आपको कौन से शेयरों में बजट से पहले ही खरीदारी करके चलना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं। आज की इस डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हमारी खास पेशकश को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और सेक्टर्स को लेकर लगातार आपके लिए मनी 9 पर कवरेज हम लाते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।